हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कि इन द केस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, जब हम लोग स्टील स्ट्रक्चर्स में वो लोड कॉम्बिनेशंस, जो डिज़ाइन लोड कॉम्बिनेशन होती है वो क्या क्या होती है। तो आज हम लोग वो देखेंगे, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको पहले एक वीडियो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब भी हम लोग कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो आरसीसी स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से लोड कॉम्बिनेशंस हम लोग लेते हैं। आज हम लोग स्टील स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको ट्रस की डिज़ाइन करनी होती है। जैसे कोई आरसीसी स्ट्रक्चर से उसके टेरिस लेवल पर ट्रस लेवल दिया गया है तो ट्रस की आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको आरसीसी की भी लोड कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है। और उसके साथ साथ फिर आपको स्टील स्ट्रक्चर, जो आपको IS 800 2007 जो कोड होती है स्टील के लिए, उसके अकॉर्डिंग उसकी लोड कॉम्बिनेशंस क्या पुट करनी होती है वो भी आपको जानना होगा। उसके बाद ही आप डिज़ाइन करते हैं। तो जनरली स्टील स्ट्रक्चर की जब आप डिज़ाइन करोगे तो स्टील स्ट्रक्चर्स में मोस्टली हम लोग जो है वो स्टैट प्रो फॉलो करते हैं। स्टैट प्रो इज़ वेरी गुड फॉर द स्टील स्ट्रक्चर्स, ओके, एंड फॉर द आरसीसी स्ट्रक्चर्स इट इज़ बेटर यूज़ ETABS। तो हम लोग देखेंगे डिज़ाइन लोड कॉम्बिनेशंस फॉर स्टील स्ट्रक्चर्स, ओके। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज डिज़ाइन लोड कॉम्बिनेशन डिज़ाइन लोड कॉम्बिनेशन फॉर स्टील स्ट्रक्चर। ओके, डिज़ाइन लोड कॉम्बिनेशन फॉर स्टील स्ट्रक्चर। जनरली सबसे पहले आपको ये जानना है कि कौन सी कोड यूज़ होती है। तो कोड जो हम लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं कौन सी, दैट इज़ IS 800 2007 यूज़ करते हैं। क्लियर। अब नॉर्मल जब हम लोग स्टील स्ट्रक्चर्स में डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन करने के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लोड कॉम्बिनेशंस कौन कौन सी ली जाती है अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 जो होती है। तो देयर आर सम फैक्टर्स लोड कॉम्बिनेशंस आर टू बी कंसीडर्ड व्हेन वी आर गोइंग टू डिज़ाइन द स्टील स्ट्रक्चर्स, ओके। तो उसमें सबसे पहले जो हम लोग लेते हैं डिज़ाइन कॉम्बिनेशंस की लोड जो होती है, फर्स्ट दैट इज़ डेड लोड प्लस लाइव लोड, ओके। एंड सेकंड जो आपकी लोड कॉम्बिनेशन होती है वो 1.5 टाइम्स डेड लोड प्लस लाइव लोड। क्लियर। सेकंड में आप इसको आप इस तरह से ही कर सकते हो, है ना, इसको 1 कर दो, इसे 1.5 टाइम्स डेड लोड लाइव लोड। सेकंड जो होती है वो डेड लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखना, कभी भी जब भी डिज़ाइन कॉम्बिनेशंस आप लोगे तो उसमें कभी भी डेड लोड के साथ वो या तो विंड लोड आए, कभी भी एक साथ विंड लोड और अर्थक्वेक लोड नहीं आएगी। इस चीज़ों को याद रखना, ठीक है ना। या डेड लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। क्लियर। आप जब भी डिज़ाइन कॉम्बिनेशंस लोगे तो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेड लोड भी लो, विंड भी लो और अर्थक्वेक भी लो, कभी भी नहीं। कभी हमेशा या तो विंड लोड होगी या अर्थक्वेक लोड होगी, एक साथ कभी भी विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को कंसीडर नहीं करना है। क्लियर। तो उस कंडीशंस में आपको यहाँ पर जो लोड कॉम्बिनेशन हो जाएगी 1.5 टाइम्स डेड लोड प्लस विंड लोड और 1.5 टाइम्स डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, ओके। इसी तरह से आप थर्ड जो लोगे वो है आपकी लोड कॉम्बिनेशंस डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, ओके। तो इस कंडीशन में आपकी क्या बन जाएगी, तो आपको 1.2 टाइम्स डेड लोड लेनी है, लाइव लोड
प्लस विंड लोड और 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड। ओके, इस तरह से आपको ये लेना है। उसी तरह से हमें फोर्थ लेते हैं, तो फोर्थ में ये आपकी डेड लोड प्लस 0.9 टाइम्स विंड लोड ये लेना है। ओके, और 0.9 टाइम्स अर्थक्वेक लोड। तो उस तरह से आपकी क्या हो जाएगी, तो उस तरह से आपको यहाँ पर 0.9 टाइम्स डेड लोड प्लस माइनस 1.5 टाइम्स विंड लोड। तो उस कंडीशन में एक बार में आपको प्लस लेनी है और एक बार में इसे आपको माइनस लेकर चलना है। क्लियर। उसी तरह से सेकंड में 0.9 टाइम्स डेड लोड। क्लियर। एंड प्लस माइनस 1.5 टाइम्स अर्थक्वेक लोड लेना है। तो ये जनरली एक कॉम्बिनेशंस होती है जो आपको स्टील स्ट्रक्चर्स में प्रोवाइड करना होता है। क्लियर। तो देखिए जनरली मैंने आपको ये बताया कि जब भी आप डेड लोड लेते हैं, डेड लोड के साथ लाइव लोड ले रहे हो, उसके साथ या तो आपको अर्थक्वेक लोड कंसीडर करनी है या विंड लोड कंसीडर करनी है। जनरली जो कोड हम लोग फॉलो करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए वो IS 800 2007 यूज़ की जाती है। अब देखो जनरली जब आप स्टील स्ट्रक्चर्स की डिज़ाइन करते हो तो स्टील स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो स्टील स्ट्रक्चर में जनरली आप अगर ट्रस एक ट्रस की डिज़ाइन कर रहे हो, स्टील स्ट्रक्चर ट्रस, ओके, ट्रस ले लो आप, ठीक है ना, ट्रस स्टील स्ट्रक्चर। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जनरली, तो इसमें जनरली देखो एक पर्लिन होती है, एक हम लोग पर्लिन लेकर चलते हैं। पर्लिन जो होती है दो तरह की होती है, ठीक है। पर्लिन जो होती है एक हम लोग सी टाइप पर्लिन लेकर चलते हैं जो इस शेप में होती है इस तरह से। क्लियर। और एक जो होती है वो जेड टाइप पर्लिन होती है। क्लियर। ये पर्लिन होता है। पर्लिन के बाद फिर आप देखोगे तो आपको रैफ्टर आएगा। रैफ्टर होती है तो वो जनरली रैफ्टर की जो शेप होती है वो आप मतलब आई सेक्शंस भी ले सकते हो, RHS से भी जा सकते हो, SHS से भी जा सकते हो, ठीक है ना। तो वो रैफ्टर होता है इसमें। तो उस तरह से आप पर्लिन भी प्रोवाइड कर सकते हो, रैफ्टर प्रोवाइड कर सकते हो जो साइड में होता है। उसके बाद इसमें जो होती है एक ISMB, दैट इज़ कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड ISMB। तो ISMB जो होती है वो स्टील जनरली कॉलम जैसे हम लोग लेते हैं, कॉलम हम लोग लेंगे तो ISMB प्रोवाइड करते हैं कि ISMB 150 लेकर चल रहे हैं, ISMB 175 लेकर चलते हैं, वो अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं। उसके साथ साथ फिर एक चैनल सेक्शन होती है जो ISMC होती है। तो अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ये दे सकते हो, जैसे चैनल सेक्शन होती है तो हम लोग चैनल सेक्शन भी लेकर चलते हैं इसे। तो इसमें बहुत सारा ये होता कंपोनेंट्स होता है, ठीक है ना। कंपोनेंट्स जैसे आप एक ट्रस अगर बना रहे हो आप इस तरह से, ठीक है, इस तरह दिया हुआ ट्रस आपका है, तो ये जो पार्ट होती है आपकी, ठीक है ना, जो रैफ्टर होता है, तो रैफ्टर में आप साइज़ प्रोवाइड कर सकते हो, जो भी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप ले लो। लेने के बाद आप उसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन रेशियो देखा जाता है। तो जनरली यूटिलाइजेशन रेशियो जो होनी चाहिए इट शुड बी लेस दैन 1 से कम होना चाहिए तब सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं। सपोज दैट यूटिलाइजेशन रेशियो इसका आपने जब एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद ये मेंबर आया, तो इस मेंबर की यूटिलाइजेशन रेशियो जो आई है UR, उसकी वैल्यू आ गई 0.76, तो इट इज़ ओके। ये मेंबर की जो साइज़ आपने दिया ओके दिया। लेकिन इन केस अगर एक इसी मेंबर की यहाँ पर आपने यूटिलाइजेशन रेशियो निकाला तो इसकी यूटिलाइजेशन रेशियो जो आई है वो आ गई
23, तो ये भी 1 से कम है, लेकिन ये इससे क्या होगा कि बहुत कम है। तो उस कंडीशंस में मेंबर की साइज़ जो आपने प्रोवाइड किया वो बहुत ज़्यादा दे दिया है, उस कंडीशन में आपको मेंबर की साइज़ क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। क्योंकि यूटिलाइजेशन रेशियो जनरली जो माना जाता है वो 0.7 से 0.8 के बीच रहा तो वो मेंबर की साइज़ अच्छी मानी जाती है। इन केस अगर कोई मेंबर है, इसकी यूटिलाइजेशन रेशियो आपने जब एनालिसिस किया तो स्टैट प्रो में आप चेक कर रहे हो यूटिलाइजेशन रेशियो, तो इसकी वैल्यू आ गई 1.10, तो इसका मतलब है कि ये फेल है। इसका मतलब है कि इस मेंबर की साइज़ आपको बढ़ानी पड़ेगी। इस कंडीशन में तो घटानी पड़ रही थी, कम करनी पड़ेगी, लेकिन इस कंडीशन में आपको मेंबर की साइज़ बढ़ानी पड़ती है। ओके, एक बार मैं स्टैट प्रो में भी एक छोटा सा कोई फैक्ट्री शेड लेकर के स्टेप वाइज आपको लोडिंग कैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से हम लोग मेंबर प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद उसकी एनालिसिस कैसे करते हैं और चेक कैसे करते हैं, वो एक बार मैं एक लेक्चर लेकर आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं सिंपल बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो जनरली इसमें पर्लिन होती है। ठीक है, पर्लिन क्या, जैसे इस तरह से जनरली याद रखना कि पर्लिन जो दी जाती है, ठीक है ना, तो वो मतलब ये अगर आपकी मेंबर है इस तरह से, तो मतलब कोशिश करना है कि इस तरह से पर्लिन दी जाती है। ये मेंबर जो होती है ना, मतलब 3D में आप देखोगे तो इस तरह से ये जो होती है पर्लिन का होता है। ठीक है, अब पर्लिन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब अगर सपोज दैट एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, तो इसके बीच का जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ब्रेसिंग स्पेसिंग कहा जाता है। ठीक है ना, इसे हम लोग ब्रेसिंग स्पेसिंग लिया जाता है इसमें। क्लियर। तो उसके बाद फिर आपको ये जो हाइट होती है, जनरली ये जो हाइट होती है, ये हाइट, इसे ईव हाइट कहा जाता है, ईव हाइट। ओके, और फ्रॉम हेयर टू हेयर ये जो हाइट ली जाती है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम ईव हाइट। तो जब आप एनालिसिस करोगे तो ये सब भी देना होता है आपको, तो ये आपकी मैक्सिमम ईव हाइट होती है। ठीक है, ये ईव हाइट होती है। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंगल भी निकालते हैं, ये एंगल। तो ये एंगल कैसे निकालोगे, तो कोई भी किसी भी तरह का एक फैक्ट्री शेड, अगर आप स्टील स्ट्रक्चर कोई फैक्ट्री शेड है, ट्रस स्ट्रक्चर कोई स्टील स्ट्रक्चर कोई फैक्ट्री शेड, उसकी आपको अगर एनालिसिस करनी, डिज़ाइन करनी है, तो उसका क्या करना है आपको, इन केस ये एंगल आपको निकालनी है कि ये एंगल कितनी होनी चाहिए। ठीक है ना, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं, तो जनरली ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये आप एकदम खड़ा इस तरह से दे दो, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ही ये, तो वो एक मतलब नॉर्मली जो हम लोग 20 डिग्री 25 डिग्री ऐसी इस तरह से लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये एंगल एग्जैक्ट आप कैसे निकालोगे, तो ये पार्ट को आपको स्टैट प्रो ये ऑटोकैड में ड्रा करना है, और ड्रा करने के बाद वहाँ से ऑटोमेटिक ये आप एंगल निकाल सकते हो कि कितना डिग्री एंगल है, तो वही उतना डिग्री एंगल वहाँ पर एंगल स्लोप आता है ऑप्शंस। जब स्टैट प्रो आप करोगे तो एंगल स्लोप मांगेगा एक्सेल शीट में, तो एंगल स्लोप में आप वो वैल्यू दे दोगे कि कितना डिग्री, 30 डिग्री है तो आपको 30 डिग्री प्रोवाइड करनी है। ओके, तो ये जनरली हम लोगों ने देखा। अब जनरली कौन कौन से लोड हम लोग लेते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर से, एक स्टील स्ट्रक्चर्स है तो उसमें कौन कौन से लोड लेते हैं, तो जनरली जो लोड हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग डेड लोड प्रोवाइड करते हैं। अब डेड लोड में क्या है, पहला तो हो गया सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर की जो सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर। उसके साथ साथ जब आप डेड लोड कैलकुलेट करते हो तो डेड लोड में पर्लिन का अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो पर्लिन की भी लोड नहीं ली जाती है। डेड लोड तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा कि जब आप स्ट्रक्चर्स को सेल्फ वेट दोगे तो सेल्फ वेट में ये ऑटोमेटिक ये फैक्टर 1 दे देना, तो ऑटोमेटिक पूरे स्ट्रक्चर्स की ये हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या हम लोग लेते हैं, तो एक लोडिंग में जब आप प्रोवाइड करोगे तो एक बार प्रोवाइड करना SW, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, और सेकंड में प्रोवाइड करना डेड लोड। तो डेड लोड में क्या हो जाएगा, आपका मेंबर का जो साइज़ है पर्लिन, अगर आपने यहाँ पर पर्लिन प्रोवाइड किया है,
ठीक है। तो पर्लिन का जनरली पर्लिन पर अब क्या प्रोवाइड करोगे आप? पर्लिन के ऊपर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो क्या करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब ये स्टील स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ये आपकी स्टील स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। तो इसके ऊपर जब हम लोग पर्लिन देते हैं तो पर्लिन के ऊपर क्या प्रोवाइड की जाती है, तो आपने देखा होगा कि एक शीट प्रोवाइड की जाती है, इसके ऊपर स्टील की शीट प्रोवाइड की जाती है ना, शीट। तो उसकी भी वेट, तो शीट की वेट आपको निकालना है। तो शीट की वेट कैसे निकालोगे आप? तो उसके लिए जनरली आपको देखना है कि शीट की थिकनेस क्या, थिकनेस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी कोड में वो वेट दी गई है कि कितनी वेट है। अब जैसे शीट की थिकनेस अगर 0.6 mm है तो उसके अकॉर्डिंग ये वेट दी गई है। उसके अकॉर्डिंग अगर 0.7 mm है तो उसके अकॉर्डिंग ये वेट शीट की वेट दी गई है। वही वेट लेकर के आपको यहाँ पर किसमें, तो स्टैट प्रो में वो वैल्यू पुट कर देनी है। क्लियर? तो ये तो आपका नॉर्मल हो गया, डेड लोड में एक सेल्फ वेट और एक डेड लोड, मतलब सुपर, इसको आप SDL भी कह सकते हो, सुपर इम्पोज डेड लोड। क्लियर? जो शीट की आ गई। अब लाइव लोड लेते हैं। तो लाइव लोड में कौन कौन सा आएगा? जब आप लाइव लोड प्रोवाइड करोगे, ठीक है, ये लाइव लोड। तो जनरली जब लाइव लोड आप प्रोवाइड करोगे इसमें, तो लाइव लोड में आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा लोड ये हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो कि सबसे पहले जब आप एक तरह से, अब लाइव लोड में पहला जो हम लोग लेते हैं लाइव लोड, वो आपको दो तरह से कोड में दिया गया। एक होता है एक्सेसिबल और एक होता है नॉन एक्सेसिबल। एक्सेसिबल क्या हो गया? एक्सेसिबल वो हो गया कि मतलब इसके ऊपर कोई एक दो आदमी चढ़ेगा कभी मेंटेनेंस के लिए, तो वो एक्सेसिबल हो गया। नॉन एक्सेसिबल क्या हो गया कि उसके लिए इस पर कोई नहीं चढ़ सकता है। तो जनरली कोड जब आइए आप कोड ओपन करोगे, तो कोड ओपन करने के बाद उसने दे दिया है कि अगर आप लाइव लोड एक्सेसिबल ले रहे हो, ठीक है, मतलब इसके ऊपर कोई लोग, मतलब अप्लाई कर रहे हो कि फ्यूचर में कोई लोग चढ़ के उसका मेंटेनेंस करे, तो उसके लिए आपको 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेकर चलना है। और अगर नॉन एक्सेसिबल है तो नॉन एक्सेसिबल के लिए आपको 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेकर चलना। ये आपको खुद से डिसाइड करना है, क्लाइंट से डिस्कस करना है, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है कभी कभी, लेकिन मोस्टली मतलब जो डिज़ाइन की जाती है तो वो एक्सेसिबल लेकर की जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है आपका कि जनरली जब भी आप कभी फ्यूचर में कुछ भी मेंटेनेंस हो जाता है तो उसके लिए आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये आपकी लाइव लोड हो गई। अब देखो जनरली क्या होता है कि जब आप लाइव लोड प्रोवाइड करोगे, तो लाइव लोड जनरली जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, अब जब लाइव लोड आप प्रोवाइड कर दोगे तो लाइव लोड प्रोवाइड करने के बाद फिर अब आपको मेन स्टील में जो बहुत ही वाइटल रोल होता है वो किसका होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड विंड लोड। विंड लोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टील में। जब आप स्टील स्ट्रक्चर की डिज़ाइन करोगे तो उसमें विंड की लोड की बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब विंड लोड के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे विंड लोड के लिए आपको 0 डिग्री पर आपको लेना पड़ेगा, किस तरह से विंड चल रही है 0 डिग्री पे भी, ठीक है। अब उधर से ऐसे आओगे तो 90 डिग्री पे भी, तो उस तरह से इसका आपको क्या है कॉम्बिनेशंस बनाना पड़ेगा। अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो मैं आपको स्टैट प्रो में एक दिन स्टेप वाइज बना के दिखाऊंगा, ठीक है, कि 0 विंड जो होती है कौन कौन सी होती है। अब विंडवर्ड डायरेक्शंस में लेकर चलते हैं, लीवर्ड डायरेक्शंस में लेकर चलते हैं। उसके साथ साथ विंड जो होती है वो वाल पर लग रही है, ठीक है। जैसे ये आपकी इस फैक्ट्री है, स्टील शेल्ड फैक्ट्री, तो विंड इस वाल पे भी लगेगी, तो इसका भी आपको लेना है। उसके साथ साथ फिर रूफ़ पे भी लग रही है, ठीक है ना, अपलिफ्ट प्रेशर होती है, तो रूफ़ के लिए भी अलग से फिर आपको विंड की लोड की कॉम्बिनेशंस बनानी पड़ेगी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आपका विंड लोड।
स्टील स्ट्रक्चर में बहुत ही वाइटल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विंड लोड का। विंड लोड का स्टेप वाइज हम लोग देते हैं। उसके बाद फिर अर्थक्वेक लोड ले सकते हो। अर्थक्वेक लोड नॉर्मली क्या करना है आपको, डायरेक्ट स्टैट प्रो में ऑप्शंस आती है, जोन दी जाती है कि कौन से जोन में है, जोन कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग वो सिटी डिसाइड कर लेता है। इंपॉर्टेंस फैक्टर ली जाती है, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, मतलब आपको अर्थक्वेक लोड अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन विंड लोड जो होती है सबसे ज़्यादा जो कॉम्बिनेशंस बनती है वो विंड लोड की आपकी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है विंड लोड। क्लियर। अब जब आप विंड लोड अप्लाई कर दोगे, फिर अर्थक्वेक लोड अप्लाई कर दोगे, उसके बाद फिर इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, लोड इन्वेलप, मतलब लोड कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। इसका भी जिस तरह से आरसीसी स्ट्रक्चर में होता है ना, उसी तरह से इसका भी लोड कॉम्बिनेशंस दिया जाता है, जो मैंने ये बताया आपको। अब इस पर क्या होता है कि कौन कौन से लोड आपने अप्लाई किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो डिसाइड होता है। इसमें बहुत सारे और भी लोड हम लोग कंसीडर करते हैं। मैं तो नॉर्मली अब आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखो ये जनरली क्या है, ये मेरी ये मतलब फर्स्ट लेक्चर स्टील स्ट्रक्चर्स की है, तो ये मतलब कुछ नहीं, समझो कि स्टील स्ट्रक्चर में ये 0.1% जो मैं बता रहा हूँ 0.1% है। बहुत कुछ अभी बताना है, बहुत कुछ जानना है, तो मैं स्टेप वाइज मैं बस ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि क्या चीज़ होता है, कैसे की जाती है। अब इसमें किस तरह से एनालिसिस करते हैं हम लोग, फिर डिज़ाइन उसकी करेंगे, डिज़ाइन करने के बाद फिर चेक की जाती है। अब एनालिसिस में क्या क्या चीज़ चेक की जाती है, उसकी बेंडिंग मोमेंट चेक की जाती है, यूटिलाइजेशन रेशियो चेक की जाती है। किस तरह से आप समझोगे कि आपकी स्ट्रक्चर सेफ़ है या फेल हो रही है, तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अब देखो, जनरली जब भी विंड लोड हम लोग अप्लाई करते हैं तो विंड लोड क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की शेप पर भी डिपेंड करता है किस तरह से अप्लाई। अभी कभी कभी गज़ीबो की डिज़ाइन आप करोगे तो गज़ीबो क्या होता है, वो ऑक्टागोनल शेप में होती है, तो उसकी विंड की लोड क्या होती है, वो एक अलग डायरेक्शन में आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। एक नॉर्मल ये आप अगर एक फैक्ट्री शेड ले रहे हो, इसमें जो विंड की लोड अप्लाई करोगे एक गज़ीबो टाइप की रहती है, इस तरह से दी गई, ठीक है ना, तो उसमें विंड की जो होगी वो अलग डायरेक्शंस में आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, वन बाय वन मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी मतलब एक ओवरव्यू देखा कि स्टील स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से लोड कॉम्बिनेशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, है ना। उसके बाद कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक पर्लिन होता है, रैफ्टर होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। उसके अकॉर्डिंग फिर स्टील की सेक्शंस हम लोग लेते हैं, ये जो कॉलम होती है, स्टील की कॉलम होती है उस वो लेते हैं, ठीक है। फिर जनरली ये भी आपको डिसाइड करना होता है कि एक पर्लिन से दूसरे पर्लिन के बीच का स्पेसिंग कितनी हो, कितनी गैप होनी चाहिए, वो भी आपको देखना है। फिर शीट क्या कितने थिकनेस की शीट आपको लेनी है, वो सब बहुत सारी चीज़, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे, है ना। और अभी मैंने ई टैब्स का जो अभी मैंने आपको जो शुरू किया है, वो एडमिन बिल्डिंग आपको मैंने शुरू किया अपने लेक्चर्स में, एडमिन बिल्डिंग, ओके। तो एडमिन बिल्डिंग में मैंने जो G+10 शुरू किया है, उसमें मैंने अभी तक 3 लेक्चर लिया है। 3 लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो 3 लेक्चर्स में, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 में, तो फिर आप मुझे डायरेक्ट DM करना, आई विल ट्राई टू। और जब भी अगर मैं फ्री रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई दूँ आपको। और हम एक मैसेज आया है कि मतलब कोड की भी थोड़ा IS 1893 और भी कोड का सेशंस लेने के लिए। तो यस श्योर, वेन एवर आई विल बी गेटिंग स्पेयर टाइम आई विल ट्राई टू टेक, ओके। बिकॉज मुझे भी देखो ऑफिस भी जानी होती है, ठीक है, ऑफिस जाना होता है, फिर ऑफिस से आने के बाद भी कुछ और भी अपना भी काम कुछ होता है, उसके बाद भी मैं टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए लेक्चर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लूँगा लेक्चर, ठीक है। कोड का भी बहुत अच्छा, क्योंकि कोड क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बीइंग ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर एक अच्छे बनना चाहते हो तो कोड में आपको मास्टर होना पड़ेगा। पूरी डिज़ाइन कोड की है, ठीक है। कोड ही के अकॉर्डिंग वो आपको देखना है कि क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है, क्या प्रोवाइड नहीं करनी है, जोन वाइज दिस दैट, बहुत सारी चीज़ है। तो कोड को आपको जब भी फ्री रहो कोड पढ़ो, ठीक है ना। हमने कुछ अपना मैंने 1-2 मतलब कोड भी मैंने डिटेलिंग की भी कोड अपलोड की है, तो उसको 1 बार 2 बार 3 बार देखो, अच्छे से समझो, ठीक है। क्योंकि माइंड में क्या है कि जब तक नहीं आपके माइंड में वो चीज़ आ जाएगा तब वो होगा। क्योंकि इंटरव्यू में जब आप जाओगे
तो मोस्टली वो क्वेश्चन पूछते हैं IAS 13920 से क्वेश्चन पूछते हैं। डिटेलिंग पार्ट से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह से डिटेलिंग, आपको क्या प्रोविज़न होती है डिटेलिंग के एंड ऑल। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।